हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू डीएसए1 कोर्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के बारे में। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इसकी हेल्प से मल्टीपल और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, बिल्कुल इसी के जैसे होते हैं जो कि। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको काफी हद तक अच्छे समझ में आने वाली है। आज हम देखेंगे इसका टॉप डाउन अप्रोच, इसके बाद हम देखेंगे बॉटम अप अप्रोच इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोनों ही देखनी बहुत जरूरी है। बॉटम अप के अंदर हम वो जो मैट्रिक्स वगैरह बना के कर रहे होते हैं ना सॉल्व डीपी को, वो वाला तरीका देख रहे होंगे। आज हम देख रहे होंगे रिकर्सिव तरीके के अंदर कैसे हम डीपी लगा रहे होते हैं, तो प्रॉपर एसेंस ऑफ डीपी अच्छे समझ रहे होंगे। एक और चीज, ये वाली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की नंबर 88 वीडियो है, लेकिन 87 और 86 भी आप लोग देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 2 वीडियो और ऐड कर दिए जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी डायनामिक प्रोग्रामिंग की वीडियोस, वो इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो वो दोनों भी आप देख सकते हो, उनसे आप लोगों की डायनामिक प्रोग्रामिंग की थोड़ी और बेसिक नॉलेज अच्छी हो जाएगी, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द नंबर 88 वीडियो ऑफ दिस DSA1 प्लेलिस्ट। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, बेसिकली आप लोगों को 2 स्ट्रिंग दे रखी है और आप लोगों को बताना है इन दोनों के अंदर सबसे लंबा और सबसे कॉमन सब सीक्वेंस कौन सा है। सब सीक्वेंस पता है आप लोगों को। सब सीक्वेंस बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर अगर एक स्ट्रिंग के अंदर से कुछ कैरेक्टर्स आप रिमूव कर देते हो तो वो एक नया सब सीक्वेंस बनाता है उस स्ट्रिंग का, राइट। तो अगर हमारी स्ट्रिंग है सपोज ABCD और इसमें से अगर मैं कोई सा भी एक या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स रिमूव कर देता हूं और जो नई स्ट्रिंग बनती है वो एक इसका सब सीक्वेंस होगा। जैसे सपोज करो C रिमूव कर दिया तो ABD बन जाएगा, या फिर AD बन जाएगा, या फिर D बन जाएगा। तो ये सारे सारे इसके सब सीक्वेंसेज हैं। बेसिकली ऑर्डर में होने चाहिए सारे सारे कैरेक्टर, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऑर्डर था वही ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, और एक या फिर उससे ज्यादा कैरेक्टर्स आप रिमूव कर सकते हो। एक और चीज, जो सब सीक्वेंस होता है वो कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम सब सीक्वेंस नहीं कहते। तो बाकी सारे इसमें से एक एक करके आप कैरेक्टर्स रिमूव कर सकते हो, 1 या फिर मल्टीपल एट अ टाइम, और जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो सब सीक्वेंस होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या बनेगा। तो दोनों के ही आप लोग मल्टीपल सब सीक्वेंस निकाल सकते हो, और जो सब सीक्वेंस सबसे बड़ा होगा और जो कॉमन होगा दोनों के अंदर, वही इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो आप देख सकते हो कि ये B और ये C, ठीक है, BC। यहां देख सकते हैं हम LBOY, ये 4 लेंथ का सब सीक्वेंस है जो कि दोनों में कॉमन है। आप यहां देख रहे हो, यहां से भी आप LBOY निकाल सकते हो, LBOY। इन चारों को उठा लोगे तो एक सब सीक्वेंस बन जाएगा स्ट्रिंग का। सिमिलरली यहां से भी आप निकाल सकते हो LBOY, ये चारों को निकाल लोगे तो ये भी एक सब सीक्वेंस बनेगा। दोनों को मैच करोगे तो ये दोनों मैच करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं हाँ ये सबसे लंबा सब सीक्वेंस है जिसकी लेंथ 4 है, ठीक है। तो ये सबसे लंबा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग इसके अंदर कैसे हेल्प करने वाला है, ये हम पूरा पूरा समझने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग का नाम सुनते ही ना कई बार बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा। तो एक बार ना मेरी नॉट हार्ड वाली वीडियो देख लेना, डायनामिक प्रोग्रामिंग नॉट हार्ड, ठीक है। तो उससे आप लोगों को वो डर खत्म हो जाएगा। डरने की कोई बात होती नहीं है, डायनामिक प्रोग्रामिंग को भूल जाओ, ठीक है। ऐसे सोचो कि रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे हैं, सब प्रॉब्लम को और सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे हैं, और अगर कुछ मैच कर रहा है तो उनको हम यूज करके मेमोराइजेशन वगैरह कर ले रहे हैं। ये सब देखना होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग एज अ वर्ड को सुनकर डरना नहीं होता, ठीक है। तो हम जरा समझते हैं आसान आसान शब्दों में, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल के हेल्प समझने वाले हैं। यहां पर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को समझने से पहले एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी होता है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होता है भैया? तो बेसिकली सारे के सारे केसेस में चले जाओ और जितने भी केसेस बन सकते हैं ना, सारे केसेस में चले जाओ बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टेंशन लिए। वो तरीका होता है ब्रूट फोर्स, लेकिन वो एक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, इस बात का हमें याद रखना है। तो यहां पर उसके लिए क्या हो सकता है, तो हमें बताना है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों स्ट्रिंग के सब सीक्वेंसेस निकाल के अलग अलग रख लेते हैं, ठीक है। फिर हर एक सब सीक्वेंस को मैच करके चलते हैं कि कौन सा वाला सब सीक्वेंस दोनों में बराबर है और सबसे लंबी लेंथ का है, वो हमारा आंसर होगा। तो अगर इस स्ट्रिंग के सारे सब सीक्वेंसेस को निकाल के मैं एक जगह रखूंगा तो यहां पर कितने सब सीक्वेंसेस बन सकते हैं? तो हमें पता है यार, छोटी मोटी अगर हम मैथ यहां पर लगा लेंगे तो 2n-1 इतने सब सीक्वेंसेस बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको यहां पर जल्दी से बता देता हूं कि अगर आप देखोगे 1 लेंथ के सब सीक्वेंसेस कितने बनेंगे, तो 1 लेंथ के बनेंगे यहां पर जितनी इसकी लेंथ है, राइट, n। अगर हम यहाँ पर 2 लेंथ के देखें तो यहाँ पे बनेंगे हमारे NC2। सिमिलरली अगर 3 लेंथ के देखें तो यहाँ पे बनेंगे हमारे NC3। तो ये इस तरीके से चलते आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे NC0 भी लगा सकते हो, ठीक है। 0 लेंथ का हो गया ये, मुझे पता है 0 लेंथ का कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं बस इसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें याद आ रहा होगा कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ये सम करते तो 2n आता है, राइट। तो अगर आप सारे सब सीक्वेंसेस निकालोगे तो वो 2n आ रहे होंगे। मैं कैसे कह रहा हूँ कि NC2 होता है, तो बेसिकली हमारे पास n नंबर्स है, मतलब n कैरेक्टर्स है, उनमें से 2 पिक करना है। तो 2 पिक करने की जो परम्यूटेशन आती है वो NC2 आती है,
ठीक है। तो अगर आपका सम कर लेंगे तो हमारे पास 0 लेंथ के, 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3 लेंथ के और फिर n लेंथ के सारे सम करेंगे तो 2n टोटल सबसीक्वेंसेस बनते हैं। मैं इसमें से एक -1 कर रहा हूँ क्योंकि 0 वाले को हम घटा रहे हैं n से 0 विच इज़ 1, राइट। n से 0 1 होता है, इसलिए हमें पता है कि किसी भी स्ट्रिंग s के लिए जिसकी लेंथ n है उसके अंदर टोटल 2n-1 सबसीक्वेंसेस बनने वाले हैं। मैं यहाँ पर यूनिक सबसीक्वेंसेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2n इसके बनेंगे, सपोज करो इसकी लेंथ है m, तो इसके बाद 2m इसके बनेंगे। सिंपलिसिटी के लिए 2m बोल रहा हूँ, -1 नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ पर 2m कुछ होंगे नंबर्स और यहाँ पर 2n नंबर्स होंगे। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर से एक स्ट्रिंग निकालूंगा और चेक करूँगा कि किसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर गया तो मैं एक मैक्स आंसर के अंदर उसे स्टोर कर लूँगा, ठीक है, कि ये फिलहाल के लिए मैक्स आंसर है। तो करूँगा क्या, मैं एक एक करके इसमें सभी में ट्रैवर्स करूँगा और इसके साथ चेक करता चलूँगा। पहला पिक किया, इसके सभी के साथ चेक कर लिया कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं स्ट्रिंग। अगर मैच कर रहे हैं तो लेंथ क्या है, अगर मेरी मैक्सिमम लेंथ से बड़ा है, मैक्सिमम लेंथ भी बना के चलूँगा मैं, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ भी बना के चलूँगा। अगर मेरी मैक्सिमम लेंथ से बड़ा है तो मैक्सिमम आंसर को अपडेट कर दो, मैक्सिमम लेंथ को भी अपडेट कर दो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मैं करके आ रहा हूँ 2m के लिए टोटल 2n सारे नंबर्स का मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा 2m मल्टीप्लाई बाय 2n, इतने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं और हर एक नंबर के लिए हमें सभी जगह जाना पड़ रहा है, तो n टाइम m भी आ जाएगा। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकालने का ट्राई करोगे तो ये आपका आ जाएगा बिग O की नोटेशन में आएगा n 2n, राइट। इस वाले तरीके से अगर करने का ट्राई करोगे तो n 2n आ रहा है। समझ में आ रहा हो कैसे आ रहा है, क्योंकि हम सभी के सभी सबसीक्वेंस में जा रहे हैं और हर सबसीक्वेंस के लिए चेक कर रहे हैं बाकी दूसरे स्ट्रिंग के सभी सबसीक्वेंसेस के साथ, उसको मैच करने का ट्राई कर रहे हैं और वो मैचिंग ही है जो आपका इतना टाइम ले रही है। तो n 2n, क्या इससे हम बेटर कर सकते हैं? तो हम एक चीज़ बेटर कर सकते हैं इसके अंदर कि हम स्ट्रिंग्स को मैच नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है, एक स्ट्रिंग को पूरी की पूरी स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं करने का ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के साथ खेलते हैं कि अगर एक कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के साथ मैच कर गया तो सब प्रॉब्लम में तोड़ दो उसको। मैं बताता हूँ कैसे। तो आप जो तरीका समझने वाले हैं वो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा होगा, बेसिकली n 2n से उसको O ऑफ 2n में ले जा रहा होगा। ये n वाला फैक्टर कैसे हट रहा है, क्योंकि अब हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को दूसरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर नहीं करने वाले। अब हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो इनको दोबारा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये स्टिल बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से O ऑफ n टाइम m में कर सकते हैं, जहाँ पर n और m दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी समझते हैं कि ये वाली ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रही है। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर दो स्ट्रिंग्स के दो कैरेक्टर्स ऑलरेडी मैच कर चुके हैं तो मैं प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ मैं बताता हूँ। तो पहले हम स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है, ठीक है, इसको समझ लो। ब्रैकेट के अंदर दो स्ट्रिंग अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है और हमेशा हम लास्ट के कैरेक्टर्स को यहाँ पर चूज करने वाले हैं। लास्ट के दो कैरेक्टर्स को चूज करो और क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम का आंसर हम इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, ABCAEC। इसके अंदर इस प्रॉब्लम के आंसर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरी इस बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकल जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ मैं कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ये लास्ट के दो कैरेक्टर्स इसके अंदर मैच कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर लास्ट के दो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो मैं इन दोनों के कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड कर सकता हूं। तो यहां पर बन जाएगा ये ABCA, यहां पर बन जाएगा ये AEC। दोनों कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिमूव कर दो तो अब ये एकदम नई प्रॉब्लम बन चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैंने ये प्रॉब्लम नहीं दी थी आपको शुरुआत में, मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी है, इस प्रॉब्लम का आंसर ला के दे दो, उसके अंदर 1 ऐड कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। 1 क्यों ऐड करना है? क्योंकि B भी आएगा, राइट। तो यहाँ से जो भी सबसीक्वेंसेस बन के आ रहे हैं, मतलब यहाँ से जो भी सबसे लंबा सबसीक्वेंस बन के आएगा उसके अंदर बेसिकली बस एक B ऐड करना है तो इस प्रॉब्लम का भी आंसर आप निकाल सकते हो। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इससे इसमें लेके आएंगे। अब लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहे, राइट। लास्ट के कैरेक्टर्स ही देखने हमें A और C, ये मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक बार आप A को डिस्कार्ड करो, एक बार आप C को डिस्कार्ड करो। तो अगर आप A को डिस्कार्ड करोगे तो ये बन जाएगा ये, और अगर आप C को डिस्कार्ड करोगे तो ये बन जाएगा ये, राइट। ऐसा कुछ बन जाएगा ये। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इन दोनों में से जो सबसे लंबा आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी स्ट्रिंग अभी भी छोटी होते जा रही है। मेरी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में तोड़ते आ रही है। तो यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको मैंने फर्दर तोड़ा। इस प्रॉब्लम को मैंने और फर्दर तोड़ दिया। यहाँ पर पहले 4 लेंथ का था, अब यहाँ पर ये 3 लेंथ का हो चुका है। यहाँ पर पहले 3 लेंथ का था, अब ये 2 लेंथ का हो चुका है। तो एक बार मैं पूरा का पूरा ट्री बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ किस तरीके से ये आंसर ला के दे रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का ट्री बन जाएगा और जरा समझते हैं इस ट्री से कैसे आंसर आ रहा है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, राइट, कि इस टाइप से इस टाइप पे आ गए थे हम। अब देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक बार A को ड्रॉप कर सकते थे कि हमने बोल दिया कि A से हमारा, इस वाले A से हमारा सब सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो इसको हम हटा देते हैं।
क्वेश्चन में से ही, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ए बी सी और इसको पूरा रखेंगे ए ई सी। या फिर एक काम करते हैं, सी को हटा देते हैं तो हमारा बन जाएगा ए बी सी ए और ए ई। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके बन गए, राइट, या फिर बोला है मैंने, तो या तो एक बार ए को हटा दो या फिर सी को हटा दो। तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे जो कि फर्दर टूट रहे होंगे, लेकिन इन दोनों केसेस से जो आंसर आएगा उसमें से जो सबसे मैक्सिमम आंसर आने वाला है वो हम ऊपर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब ये टूट के ऐसा बन गया। अब ये सी और सी मैच कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे फर्दर सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। तो यही वाला केस हो गया कि मैच कर रहे हैं, तो 1 प्लस ए बी और ए ई। ठीक है, अब ये दोनों अगेन मैच नहीं कर रहे, इसलिए एक बार बी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, एक बार ई को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगेन यहाँ पे देखो ए और ई मैच नहीं कर रहे, राइट, हमेशा लास्ट वाले कैरेक्टर को देखना है। ए और ई मैच नहीं कर रहे, तो एक बार ए को डिस्कार्ड कर दोगे तो ये बन जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग ए ई, एक बार ई को डिस्कार्ड कर दोगे तो ये बन जाएगा ए और ए, राइट। कभी भी अगर एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है तो ये तो सबसीक्वेंस जीरो लेंथ का ला के देगा, राइट, कॉमन सबसीक्वेंस। इन दोनों में कॉमन सबसीक्वेंस जो है वो जीरो लेंथ का है, तो ये ऊपर जीरो रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों बराबर बराबर है, तो ये फर्दर कैसे टूटेंगे, 1 प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है इसलिए जीरो रिटर्न करेगा, 0 + 1 तो ये रिटर्न करेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 1 रिटर्न हो रहा होगा, ये ऊपर मिलेगा 1। अब ये फर्दर इसको 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे मिल रहा है 0, यहाँ से इसे मिल रहा है 1, दोनों में से बड़ा क्या है, तो दोनों में से बड़ा है 1, इसलिए यहाँ ऊपर ये 1 रिटर्न कर रहा होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर ए और ए ई वाली, इसके अंदर 1 लेंथ का सबसीक्वेंस है, जो कि हमें दिख भी रहा है, ए और ए दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए 1 लेंथ ऊपर रिटर्न हो रही है। तो इस सब प्रॉब्लम ने बेसिकली 1 आंसर रिटर्न किया। जरा इस साइड आते हैं, तो यहाँ पर आप बी को डिस्कार्ड कर दोगे तो ये बन जाएगा ए को डिस्कार्ड कर दोगे तो बन जाएगा ए बी और एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगेन ए बन गया, बिल्कुल इसी के जैसा बन गया ये, 1 प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, ये अगेन रिटर्न करेगा 0, तो 0 + 1, राइट, 1 रिटर्न करेगा ये टोटल, तो ऊपर यहाँ पर 1 जाएगा यहाँ से, और ए बी और एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से 0 जाएगा। ठीक है, 0 और 1 में क्या बढ़ा है, 1, तो यहाँ से 1 ऊपर जा रहा होगा। तो अगेन इसका मतलब यही है कि ए बी और ए, ये वाली सब प्रॉब्लम के अंदर 1 लेंथ का, जो कि ए है, इतना लंबा सबसे बड़ा सबसीक्वेंस है, जो कि कॉमन है। अब यहाँ से दोनों साइड से 1 1 आ रहा है, तो ये ऊपर 1 ही जाएगा, लेकिन 1 + 1 2, राइट, ये वाला 1 भी जाएगा ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे 2 जा रहा होगा। तो इस समय क्या पता चल रहा है, बेसिकली हमें दिख रहा है कि ए बी सी और ए ई सी, अगर ये प्रॉब्लम होती, सब प्रॉब्लम होती, तो इसका आंसर 2 आ रहा होता, जो कि हम 2 रिटर्न कर देंगे। इस साइड भी आते हैं, तो इस साइड भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ए को एक बार डिस्कार्ड कर दिया, एक बार ई को डिस्कार्ड कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर पहले एक बार सी को डिस्कार्ड कर दिया, एक बार ई को डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो ये बन जाएगा ए बी सी और एम्प्टी स्ट्रिंग 1 प्लस करके, तो ये रिटर्न करेगा 0 0 + 1 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न होने वाला है, राइट। तो ये यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पर ये फर्दर टूटता जाएगा, लेकिन हम अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें समझ में आ भी रहा है कि ए बी और ए ई ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करेगा 1। क्यों 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए ही लेंथ का, मतलब एक लेंथ का ही है जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है। सिमिलरली यहाँ से भी 1 रिटर्न होने वाला है। ठीक है, दोनों 1 है यहाँ पर, तो ये 1 ही रिटर्न कर देगा ऊपर भी, और क्योंकि यहाँ से दोनों साइड से 1 1 रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए ये भी 1 रिटर्न कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इन दोनों के अंदर सिर्फ 1 लेंथ है, राइट, ए ई और ए बी सी है, इसके अंदर सिर्फ ये ए वाली लेंथ ही है जो कि कॉमन है और सबसे लंबी सबसीक्वेंस है। तो ये 1 रिटर्न हुआ यहाँ पे। तो इन दोनों में से बड़ा क्या, 2 और 1 में से 2 बड़ा है, राइट, जो कि इस साइड से हमारा आंसर आया था, 2 बड़ा है। 2 + 1, ये वाली 1 को भी ऐड कर दो, तो यहाँ से 3 रिटर्न करेगा ये, जो कि ऊपर फर्दर 3 रिटर्न कर देगा। और हमें दिख भी रहा है इसका आंसर 3 ही था शुरुआत में, राइट। इसके अंदर आंसर है ए सी बी जो कि यहाँ पर है, और साथ में ए सी बी जो कि यहाँ पर है। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का ट्राई करोगे तो बिग O ऑफ 2n आएगी। क्यों आएगी, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर टोटल सब प्रॉब्लम्स कितनी बन रही हैं। बेसिकली ऑपरेशन जो हो रहा है वो लास्ट कैरेक्टर के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, राइट, लास्ट कैरेक्टर के ऊपर, तो इसलिए टोटल स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म नहीं हो रही ऑपरेशन, इसलिए वो कांस्टेंट ऑपरेशन माने जाएंगे। तो अगर आप गिन लो कि कितने यहाँ पर ये कितनी सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन रही हैं टोटल, तो उसी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप वर्स्ट केस में जाओगे तो हर एक केस पे आप बोल सकते हो कि हर जगह पे 2 पार्ट में आप टूट रहे हो, राइट। वर्स्ट केस कब होगा, जब एक भी मैच नहीं कर रहा, राइट। अगर आपको मैंने स्ट्रिंग दे दी ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसके अंदर कोई भी मैच नहीं करेगा, तो हर केस पे यहाँ पर 2 केस बनते चलेंगे, ठीक है। सी आर मैच नहीं किया, 2 केस बन गए, फिर फर्दर मैच नहीं किया, 2 केस बन गए। तो ऐसे करते करते चलोगे तो यहाँ पर टोटल आपको गिनना है कि कितने यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं। आप गिन सकते हो इजीली कि इस स्टेप पर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर 2 हो रहे हैं, इसके ऊपर 4 हो रहे हैं, राइट। 2 + 0 + 2 + 1 + 2 + 2, ऐसे करते चलोगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसका अगर हम सम निकालें 2n तक अगर जा रहा है ये, तो इसका हम सम पता है कि इसका आता है 2n, राइट।
2^n-1 तक अगर जा रहा है तो इसका सम हमारा 2^n आता है। तो यहाँ पर टोटल ऑपरेशन 2^n ही हो रहे हैं, इसलिए 2^n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। क्या इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हाँ, इसको हम बिल्कुल फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे होंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। लेकिन पहले मैं इस कोड को जरा एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी वाले कोड के अंदर फर्दर थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे, जिससे हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग वहां पर बन जाती है। अभी तक मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बात नहीं की है, ठीक है। अब जरा इस वाले ब्रूट फोर्स तरीके को मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा कोड है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है जो कि m और n ले रहा है। m and n आर द लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स विच आर a and b। इसके अंदर देखते हैं जरा हम कैसे कोड करने वाले हैं। तो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम है LCS util। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं बाद में डीपी लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो डीपी वाला एक एरे पास करना पड़ेगा मुझे, मैट्रिक्स पास करना पड़ेगा रादर। तो उसके लिए LCS util नाम का मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया। LCS मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो वो ये फंक्शन है और इसके अंदर सेम पैरामीटर्स पास कर दिए, बस मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया सो दैट ये वाला नीट एंड टाइडी रहे। देखते हैं जरा ये वाला कैसे काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर बेस केसेस लिखने वाले हैं। मैं रिकर्सिवली सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसलिए बेस केसेस होंगे। बेस केसेस हमारे सबसे नीचे यहाँ पर हिट हो रहे थे, राइट। हमने देखा भी था जब कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जा रही है तो वो एक तरीके से बेस केस हिट हो रहा है। उस केस में हमें रिटर्न करना है 0। हमने यहाँ पर देखा, हमने रिटर्न किया 0, यहाँ पर भी हमने रिटर्न किया 0। तो बेसिकली जब भी कोई एक सब स्ट्रिंग जो कि बन रही है वो एम्प्टी हो जाती है तो वो रिटर्न कर देता है 0, ठीक है। तो अगर m या n दोनों में से कोई भी 0 रहता है तो वो रिटर्न करता है 0। अगर दो कैरेक्टर मैच करते हैं, लास्ट के कैरेक्टर्स मैच करते हैं, देख रहे हो यहाँ पर मैंने m और n जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो m-1 और n-1 जो होंगे वो लास्ट कैरेक्टर्स होंगे दोनों स्ट्रिंग्स के। तो अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब इन दोनों को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और फर्दर हमारी प्रॉब्लम टूट सकती है m-1 और n-1 वाली स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वो हमारी टूट रही है इस तरीके से। देखो LCS util, इस बार मैंने m-1 और n-1 के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा से कॉल कर दिया, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दोबारा से कॉल कर दिया फॉर दीज स्ट्रिंग्स a एंड b। तो इससे जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा इस बड़ी प्रॉब्लम का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो क्या करना है? तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट में चले आएंगे। तो हम यहाँ पर अब दो चीज़ें कर सकते हैं कि एक बार तो हम एक स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को डिस्कार्ड कर देते हैं। हम बोलेंगे ठीक है इससे आंसर नहीं आने वाला तो उसको हम कर देंगे n-1। दूसरी बार मैं कर रहा हूँ m-1। इन दोनों से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉल हो जाएंगी। यहाँ पर दोनों से जो भी आंसर आएगा उनका जो मैक्सिमम आंसर होगा, इन दोनों का मैक्स लेके जो भी आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे, वो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर होगा, ठीक है। वो हमने देखा भी था, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे सपोज करो ये वाला एग्जांपल है, तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि ए और सी मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एल्स वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो इधर एक बार मैं ए को डिस्कस कर दूंगा तो हमारी लेंथ बन जाएगी इतनी, एक बार मैं सी को डिस्कस कर दूंगा तो लेंथ हमारी बन जाएगी ए, ठीक है। तो ये दो सब प्रॉब्लम बन जाती है। इन दोनों सब प्रॉब्लम से जो भी आंसर आएगा, कैसे आएगा वो सब मत सोचो, ठीक है। रिकर्सिवली जा रहे हैं, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ लेनी है। कैसे फर्दर आंसर आने वाला ये नहीं सोचना, हमें सोचना ठीक है इसने आंसर ला के दे दिया, इसने आंसर ला के दे दिया, इसने आपने रिटर्न किया 2, इसने रिटर्न किया 1, हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम जो है वो 2 है, तो इसका फर्दर आंसर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फर्दर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा कोड काम करेगा, मतलब इसको मैं कंपाइल करूँगा तो ये चलना चाहिए। और अगर मैं इसे सबमिट करने का ट्राई करूँगा तो वो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमें पता है बिग ऑफ 2^n आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा पास नहीं हुआ है और एरर आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो बेसिकली ज़्यादा टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन। इसको हम फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा यार, यहाँ पे हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व कर रहे हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। वहाँ पर हम उन प्रॉब्लम्स को एक एरे के अंदर स्टोर करके चल सकते हैं कि ठीक है इस चीज़ का हमें आंसर मिल चुका है, तो इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। दोबारा से अगर ये प्रॉब्लम हमें मिलेगी, कहाँ पर रिपीट हो रही है आप देख सकते हो। जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम देखो, AB-AE, और यहाँ पर देखो AB-AE। तो ये सारा का सारा कुछ मैं इसके नीचे भी लिख सकता था, मैंने लिखा नहीं बस, ठीक है। लिखना होता मुझे यहाँ पर भी, ठीक है। ये जितना भी है ना यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम की जैसी है। यहाँ से रिटर्न हो रहा है 1, यहाँ पर भी देख लो ये रिटर्न कर रहा है 1, 1 + 1 इसलिए 2 जा रहा है ऊपर। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम मुझे रिपीट करना पड़ता, ये रिपीट करने की जरूरत है नहीं। एक बार अगर मुझे AB-AE वाली स्टेट का आंसर मिल गया है तो मैं दोबारा देखूंगा कि अगर AB-AE दोबारा मुझे कभी मिलता है तो मैं बोलूँगा ठीक है इसका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, इसका आंसर यही रहने वाला है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर और देखोगे तो जैसे AA दिख रहा है आपको, राइट, ये AA यहाँ पर भी है और AA यहाँ पर भी है। तो किस तरीके से ऑप्टिमाइज हो रहा है जरा समझते हैं। तो बेसिकली हमें दिख रहा है कितनी स्टेट्स हैं उतनी स्टेट्स के आंसर को सॉल्व करते चलो, पहले से स्टोर करते चलो, और अगर दोबारा से वही स्टेट मिलती है तो उसके आंसर को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो स्टोर्ड आंसर था वही रिटर्न कर दो। तो हमें यहाँ पर बेसिकली सारी सारी स्टेट्स स्टोर करनी है। तो कितनी स्टेट्स यहाँ पर आपकी बन सकती हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी स्टेट्स बन सकती हैं? तो मुझे दिख रहा है n × m यहाँ पर स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है, n × m।
एन क्रॉस एम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एन लेंथ का ये है, एम लेंथ का ये है। तो स्टेट्स कब बन रही हैं, जब भी दो स्ट्रिंग्स के अलग अलग लेंथ को हम चूज करके एक नई सब प्रॉब्लम बना दे रहे हैं, उससे हमारी एक नई स्टेट बन रही है। तो सभी एन के लिए टोटल एम होंगे, इसलिए एन क्रॉस एम बनेगी। अगर आप यहाँ पर इसे मैट्रिक्स में समझोगे तो इस तरीके से हो सकता है कुछ कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली स्टोर कर सकता है किसी भी स्टेट के लिए आंसर को, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो बता रहा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस वाली सेल के अंदर जो आंसर होगा वो बता रहा होगा फाइनल आंसर। तो बेसिकली ए बी ए ई का आंसर आपको कभी मिल जाता है, जैसे आपने सॉल्व किया तो ए बी ए ई के लिए आंसर आपको मिल गया, राइट। वो आंसर था 1, तो ए बी ये रहा और ए ई ये रहा, राइट। इसके लिए आप बोल दो कि इसका आंसर है 1, इसका आंसर 1 रहने वाला है। तो अगर दोबारा कभी ए बी ए ई वाली स्टेट आती है तो आप डायरेक्टली इस वाली स्टेट पे जाके इस नंबर को रिटर्न कर सकते हो कि हाँ मैं ऑलरेडी मिल चुका है, इसके लिए फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप सॉल्व करते जाओगे उनको आप इस एक मैट्रिक्स के अंदर फिल करते चलोगे उन नंबर्स को। तो ये वाले लॉजिक को मैं जरा कोड करने वाला हूँ, उसी से आप लोगों का डायनेमिक प्रोग्रामिंग बन जाता है वो, ठीक है। कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं होता, बस आंसर को ऑलरेडी स्टोर करते चलते हैं। हमें देखना होता है किस टाइप की स्टेट्स में स्टोर करना है। हम चाहते हैं यहाँ पे हैश मैप वगैरह के अंदर भी स्टोर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसान होता है कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करने का ट्राई करो, किस तरीके से स्टेट्स बन रही हैं। हमें दिख रहा है 2 पैरामीटर्स का यूज़ करके यहाँ पे स्टेट बन रहे हैं, तो इसीलिए एक मैट्रिक्स के अंदर भी इजीली हम इन स्टेट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डीपी काम करने वाले। तो मैं यहाँ पर एक डीपी नाम का एरे बनाऊंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा जो कि मैं पास कर रहा हूँ, तो इंट डीपी। तो ये हमारा मैट्रिक्स है और उसके अंदर मैंने क्या किया, सारी पोजीशंस के ऊपर -1 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जितने भी सेल्स थे सभी के अंदर शुरुआत में -1 होगा, बजाय किन सेल्स के, इन सेल्स में -1 नहीं होगा। मैंने यहाँ पर वो बनाए नहीं, बनाने चाहिए थे मुझे। इन सभी सेल्स के अंदर 0 पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बाकी सभी सेल्स के अंदर शुरुआत में -1 रखा होगा। इन सभी के अंदर -1 फिल कर दिया। -1 का मतलब है कि अभी फिलहाल इन स्टेट्स के लिए आंसर हमने नहीं निकाला है, तो इन स्टेट्स के लिए आपको आंसर अभी निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इनके लिए हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन अगर -1 के अलावा कुछ और मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पर इनके लिए आंसर आ चुका है। इधर मैंने 0 क्यों रखा हुआ और ये m+1 और n+1 का हो गया, ठीक है। अब n+1 क्रॉस m+1 का हो गया, इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर 0 लेंथ की अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, 0 लेंथ के लिए चाहे कोई भी आप दूसरी स्ट्रिंग को पकड़ लो, उसके लिए आपका आंसर 0 ही रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर 0 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए कोई भी स्ट्रिंग को पकड़ लो दूसरी, 0 ही रहने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों साइड पर 0 रखा हुआ है। बाकी 1 से लेकर n और m तक अगर हम जाएंगे तो उनके लिए मैंने -1 फिल कर दिया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कोड में की हुई है कि हमारा लूप चल रहा है 1 से m तक, दूसरा लूप चल रहा है 1 से n तक, और उनके लिए मैंने -1 यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये हमारा डीपी वाला एक मैट्रिक्स बन गया, इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पास किया तो इसके अंदर भी चाहिए होगा इसे, तो इंट डीपी। और उसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। अगर m और n 0 है तो रिटर्न करो 0, अगर m और n 0 नहीं है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी आंसर है m n के लिए, डीपी m डीपी n, अगर आंसर ऑलरेडी है मतलब -1 नहीं है तो आंसर ऑलरेडी है, तो अगर आंसर ऑलरेडी है तो उसी आंसर को रिटर्न कर दो। तो इस तरीके से हमारा सिंपल डीपी यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से, सिर्फ इस लाइन की वजह से मुझे फर्दर नीचे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरी यहाँ पर कॉल्स रिड्यूस हो रही हैं, जैसा आपने यहाँ पर देखा भी था। इसके लिए मुझे कॉल नहीं करना पड़ेगा अगर मैंने इसके लिए आंसर ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ पर मेरी कॉल्स कम हो रही हैं, ऑपरेशंस कम हो रहे हैं। ऑपरेशन मेरे टोटल बिग ऑफ m क्रॉस n टाइम ही हो रहे होंगे, जितनी यहाँ पर टोटल स्टेट्स हैं सिर्फ उतने ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। तो ये कोड था। इसके बाद डीपी वाले एरे को फिल भी करना है हमें, तो फिल इस तरीके से हो रहा होगा, डीपी m क्रॉस n इक्वल्स टू दिस, और साथ में रिटर्न करते टाइम ही डीपी m क्रॉस n। ये एक तरीका है, मतलब आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, एक ही लाइन के अंदर रिटर्न करते टाइम ही आप लोग डीपी वाले मैट्रिक्स के अंदर फिल कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि पहले डीपी वाले मैट्रिक्स के अंदर फिल कर दिया इस तरीके से, उसके बाद आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है, डीपी m क्रॉस n। फिर उसके बाद इसको इसमें डालना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, दोनों ही तरीके एक जैसे ही हैं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। इसको अब हम सबमिट करते हैं, लेकिन सबमिट करने से पहले मुझे डीपी पास भी करना पड़ेगा। एक सेकेंड, डीपी यहाँ पास करना है, डीपी यहाँ भी पास करना है, और डीपी यहाँ भी पास करना है। यहाँ पास कर दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं पहले, सबमिट करते हैं। और इस बार आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अच्छी आ गई होगी, और यहाँ पर सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था, आप देख रहे हो कितने कम टाइम में हो गया। यहाँ पर 2n से n क्रॉस m में कैसे आ गए, जरा ये भी समझ लेते हैं कि आप जब भी कॉल कर रहे हो आप पहले चेक कर रहे हो क्या हमारे इस सेल के अंदर कोई आंसर है या नहीं है। अगर आंसर ऑलरेडी है तब आप वहीं से रिटर्न कर दे रहे हो, ठीक है, उस आंसर को रिटर्न कर दे रहे हो, आप उसके लिए कॉल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब टोटल कितनी कॉल कर रहे हो आप,
एट मोस्ट आप उतनी कॉल कर रहे हो जितने यहाँ पर टोटल सेल्स हैं, ठीक है, एट मोस्ट आप उतनी कॉल कर रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर सारे के सारे सेल्स फिल हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है इस वाली स्टेट के लिए आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर हो सकता है इस वाली स्टेट पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो यहाँ पर -1 ही फिल रहेगा। लेकिन किसी किसी स्टेट के अंदर हो सकता है आंसर फिल हो रखा हो, जैसे यहाँ पर फिल हो रखा हो कुछ कुछ 1 1, यहाँ पर हो सकता है 2 फिल हो रखा हो, तो कुछ कुछ स्टेट्स -1 रहेंगी, कुछ कुछ स्टेट्स में फिल हो रहा होगा। इसलिए इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हमें सारी सारी स्टेट्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप वो सॉल्व करता रहता है कुछ कुछ स्टेट्स को। टॉप डाउन इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम किसे कहते हैं टॉप डाउन। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, वो भी आप लोगों की डीपी की हेल्प से हो रही होती है। उसके अंदर थोड़ा और क्लियरली हमें डीपी समझ में आ रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर हम इस मैट्रिक्स को फिल करने पे ध्यान लगाते हैं, तो इस मैट्रिक्स की सारी स्टेट फिल हो रही होती है उसके इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बाद में किसी स्टेट में -1 हो, ऐसा नहीं होता, उसमें सारी स्टेट फिल हो रही होती है। वो हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आप लोगों को बढ़िया लगी वीडियो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।